गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो एक यूनिट पढ़ा था, एक यूनिट क्या, एक चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, उस चैप्टर को हमने 7 या 8 लेक्चर में डिवाइड किया था और वो कंप्लीट हमने अपलोड कर दिया है। आई थिंक कि आप लोगों को उससे बेनिफिट जरूर मिला होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसे मेरा वो एक यूनिट मतलब एक चैप्टर आपका कैसे लगा। आज हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे आते हैं, मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर पे आते हैं, काइनेमेटिक्स। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में ये लेक्चर 1 है। हम लोग अपने हर टॉपिक को, हर चैप्टर को अलग अलग एक कैटेगरी में डिवाइड रखेंगे। जैसे काइनेमेटिक्स में हम कितने लेक्चर लेंगे वो अलग रहेगा। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 6 या 7 लेक्चर लिए हैं, तो जिससे हर स्टूडेंट को इजी रहे कि वो मान लीजिए उसको काइनेमेटिक्स पढ़ना है तो वो काइनेमेटिक्स जाए और फिर लेक्चर 1, 2, 3 करके ढूंढ ले कि उसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स में हमारा लेक्चर 1 है। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कवर कर चुके हैं। आई थिंक कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन भी उस पर कराने हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। जस्ट बेसिक आपको चैप्टर का या फिजिक्स का एक बेसिक आपको आइडिया दे रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे रन करते जाएंगे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई थिंक कि मैं हर लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रो देता हूं, जो नए जुड़ रहे हों तो वो मुझे जान लें। माई सेल्फ JP सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर, और मेरी वेबसाइट jprphysics.com। आप उस पर जाके मेरे मोटो को ज़्यादा जान सकते हैं, क्या करना चाहते हैं वो जान सकते हैं आप। एंड माई यूट्यूब चैनल इज JPR फिजिक्स अकेडमी। आप लोग यूट्यूब पे अगर सर्च करना है तो JPR फिजिक्स अकेडमी डालिएगा, मेरे सारे लेक्चर आपको वहां से मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स। इसका नाम काइनेमेटिक्स क्यों पड़ा? बेसिकली काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें इसको तो गति विज्ञान। गति विज्ञान का मतलब है बॉडी जो है वो मोशन में होती है। कोई भी बॉडी होती है वो मोशन में होती है, और जब वो मोशन में होती है तो हमें ऑब्जर्व क्या करना रहता है? ऑब्जर्व करना रहता है, मतलब फाइंड करना रहता है। बेसिकली या तो आपसे वेलोसिटी पूछेगा, स्पीड पूछेगा, या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट से। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर इसी में डालूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिलेटिव वेलोसिटी पे, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत, नीट में भी बनते हैं, IIT JEE मेंस और एडवांस में भी बनते हैं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में होता क्या है, बॉडी मोशन में है, उस बॉडी मोशन में रहती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी रहती है, उसमें फाइंड हमें क्या करना रहता है? वेलोसिटी फाइंड करना है, या स्पीड फाइंड करना है, या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, या डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, या डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, या टाइम हमें फाइंड करना है, या एक्सेलरेशन डिसेलरेशन फाइंड करना है। तो गति विज्ञान, काइनेमेटिक्स मतलब गति विज्ञान, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है ये। काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की सब ब्रांच है। देखिए, फिजिक्स का एक यूनिट मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स का एक सब पार्ट है, मैकेनिक्स का एक सब पार्ट है काइनेमेटिक्स, जिसमें होता क्या है कि बॉडी मोशन में रहती है। ये टर्मिनोलॉजी हमें फाइंड करनी रहती है। बस हमें किस चीज से मतलब नहीं रहता, बॉडी मोशन में है। जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। यहां पे हमें फोर्स को कंसीडर नहीं करना है, बिना फोर्स को कंसीडर करे इन चीजों को हमें फाइंड करना रहता है। इसीलिए इसको काइनेमेटिक्स पार्ट में लाते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो न्यूटन्स लॉ पे आएगा, जहां पे फोर्स को कंसीडर करेंगे और फिर ये चीजें फाइंड करेंगे। जैसे हमने कहा कि बॉडी की स्पीड इतनी है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस मच टाइम। तो इसमें बॉडी की स्पीड इतनी है, जाहिर सी बात है किसी भी वजह से तो बॉडी मोशन में आई होगी, कोई तो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन यहां हमें फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच काइनेमेटिक्स है जहां फोर्स को हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें कंसीडर करना है उसके मोशन को देखते हुए, उनमें कुछ चीजें गिवन रहेंगी और कुछ चीजें आपको फाइंड करनी रहेंगी। अब जैसे कि काइनेमेटिक्स में आपके सिलेबस में क्या है, नीट या IIT JEE मेंस एडवांस सिलेबस में क्या है कि हमें 2 तरह के मोशन पढ़ने हैं। 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन हमने लिखा है, इसका मतलब है 1 डायमेंशनल मोशन, एंड 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही होगी। बॉडी स्ट्रेट लाइन,
या तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही या वाई डायरेक्शन में मूव कर रही या जेड डायरेक्शन में मूव कर रही। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी कुछ इस तरह से मूव करे कि एक्स वाई प्लेन में मूव करे या एक्स जेड प्लेन में मूव करे। मींस बॉडी किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होगी और हमें कुछ चीजें उनमें से वेलोसिटी या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया होगा और कुछ हमें फाइंड करना होगा। तो काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, दो तरह के मोशन को हमें ऑब्जर्व करना है, दो तरह के मोशन को हमें एनालाइज करना है। उन मोशंस को एनालाइज करते हुए इन चीजों को फाइंड करना है हमें। वन डायमेंशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन, मतलब एक डायरेक्शन में मोशन, मींस या तो एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा होगा या वाई एक्सिस में मोशन हो रहा होगा। टू डायमेंशनल मोशन जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, आपके सिलेबस इन द सेंस कि नीट के सिलेबस या आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस के सिलेबस में वन डायमेंशनल मोशन आपको पढ़ना है, टू डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन आपके सिलेबस में है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या तो एक्स वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही होगी या वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही होगी। टू डायमेंशनल मोशन में आपको दो तरह के मोशन पढ़ने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन होते हैं। बॉडी जो है वो एक प्लेन में मूव करेगी, या तो वो एक्स वाई प्लेन होगा या एक्स जेड प्लेन होगा या वाई जेड प्लेन होगा। बॉडी एक प्लेन में मूव करेगी, दैट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन। इन दो तरह के मोशन, या वन डायमेंशनल मोशन कहें या टू डायमेंशनल मोशन कहें, इन दो तरह के मोशन में हमें ऑब्जर्व मतलब फाइंड क्या करना रहता है। हमें वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस फाइंड करना है, या स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस फाइंड करना है, या वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी आपको दी होगी, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको फाइंड करनी होगी। तो दो तरह के मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये काइनेमेटिक्स नाम मैंने फिर भी कहा, फिर पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं, ये मैकेनिक्स का सब पार्ट है, मैकेनिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, मैकेनिक्स में ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, हिंदी में उसको गति विज्ञान कहते हैं। मींस यहां पे बॉडी मोशन तो कर रही है, लेकिन उस बॉडी पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हमें कंसीडर नहीं करना है, उस फोर्स के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है। बॉडी मूव कर रही है, दैट्स इट। बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम इंटरवल में वो पहुंचेगी, ये चीजें हमें यहां फाइंड करनी रहती हैं और यही काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्राफ पे आते हैं। ये मैं कई लेक्चर में इसको डिवाइड करूंगा काइनेमेटिक्स। इसमें ग्राफ पे आता है बीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, या एटी ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या एक्सटी ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और उन ग्राफ का यूज, ग्राफ पे क्वेश्चन भी आते हैं, उन ग्राफ का यूज करते हुए भी इन टर्मिनोलॉजी को हमें फाइंड करना रहता है, या वो कहता है कि ग्राफ ड्रा करो। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काइनेमेटिक्स पार्ट में, चाहे वो वन डायमेंशनल मोशन में ही ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में मोस्टली हम ग्राफ को प्लॉट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो ग्राफ पे क्वेश्चन बनते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन पे बनते हैं। तो इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के जरिए इन टर्मिनोलॉजी को फाइंड करना पड़ेंगे, या ये टर्मिनोलॉजी हमें पता रहेंगी, उनसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ से कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी, इस टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये चीजें ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। और ग्राफ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बेसिकली अगर हम बात करें आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस की, तो वहां तो भाई साहब अगर वन डायमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स के 1D मोशन पे क्वेश्चन बन रहा है तो डेफिनेटली 95% वो ग्राफ पे बनेगा, चाहे वो बीटी ग्राफ हो, एक्सटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ हो, एबी ग्राफ हो, मतलब वो ग्राफ पे ही क्वेश्चन बनेगा। अब बात आती है कि काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स या आप कह लीजिए फिजिक्स, चाहे वो नीट के लिए फिजिक्स कह लीजिए या आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस के लिए फिजिक्स की बात कर लीजिए, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। और वो मैथमेटिकल टूल्स का मतलब है कि जैसे हमें ये चीजें फाइंड करने में कभी डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, कभी इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, कभी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमें मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी इस काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए। और काइनेमेटिक्स ही नहीं, मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर जरूर आना चाहिए। तो हम इस लेक्चर को पढ़ने से पहले
अब आज मैथमेटिकल टूल्स पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स हमें पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर हम काइनेमेटिक्स पे आएंगे। काइनेमेटिक्स के बाद फिर हमारा न्यूटन्स लॉ शुरू होगा, फिर मैकेनिक्स का अदर पोर्शन जो है वो शुरू होंगे। उसमें मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होगी, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। काइनेमेटिक्स हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर 1 है, जिसमें हमें स्टडी क्या करना है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, और इसमें ये सब चीजें फाइंड करनी है। अब हम आते हैं मैथमेटिकल टूल्स पे, तो आप लोग इसको मैं रब करने जा रहा हूं, अब वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर लो। अब आते हैं हम मैथमेटिकल टूल्स पे। मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा भारी भरकम टर्म्स है, इसकी जरूरत पड़ेगी और बिना इसके हेल्प के हम क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। मैथमेटिकल टूल्स में हमें पढ़ना कितना है, वेक्टर एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। देखिए, स्पेशली मैं बात करूं नीट एस्पिरेंट के लिए, जो मेडिकल के एस्पिरेंट हैं, तो चूंकि वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते हैं, तो ये जो पार्ट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये स्पेशली नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। आईआईटी जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी मैथ पढ़े हुए हैं, उनके लिए ना तो वेक्टर कोई नई चीज है, और ना ही उनको मेरे इस लेक्चर में वेक्टर में कुछ नया मिलेगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैथमेटिक्स का पार्ट यूज होना है काइनेमेटिक्स में या मैकेनिक्स में या फिजिक्स में, सिर्फ उतने हिस्से को मैं यहाँ बताऊंगा, और वो स्पेशली ध्यान रख के उन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो कि मैथ नहीं पढ़े हैं। मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट 10th के बाद बायो ले लेते हैं, तो 11th या 12th में वो मैथ नहीं पढ़े होते हैं, तो वो वेक्टर में भी कमजोर पड़ जाते हैं, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चूंकि उनके सिलेबस में ही नहीं है, वो पढ़ के ही नहीं आए होते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ उनके लिए ये लेक्चर डाल रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो जो आईआईटी जेईई या मेंस के स्टूडेंट हैं वो स्किप भी कर सकते हैं इस लेक्चर में। लेक्चर 2 से आप लोगों के लिए कंबाइंड ये लेक्चर चलेगा। तो लेक्चर 1 में हम लोग आते हैं वेक्टर में। वेक्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में देख लेते हैं। वेक्टर में वेक्टर एडिशन, वेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं इसको देख लेता हूं, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आता हूं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे बहुत ज्यादा कुछ नोट करने वाला नहीं है, फिर भी आप नोट करते रहो, एक नोट्स बना के रखिएगा जरूर। तो वेक्टर का मतलब बहुत ज्यादा मुझे, कि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में जितना यूज होना है मैं उतना पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग डेफिनेट, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर को कोई भी वेक्टर है, सपोज दैट कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये a वेक्टर है। सपोज b वेक्टर है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो वेक्टर को का एडिशन कैसे किया जाता है, सपोज दैट कि हमें फाइंड करना है a प्लस बी। मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, जस्ट आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। तो a प्लस बी जो दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ये i का कोफिशिएंट है a1, j का कोफिशिएंट है a2, k का कोफिशिएंट है a3, और i j k क्या है, जो हम एक्सिस में x y z लेते थे, x y, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई, x एक्सिस ये हुई, y एक्सिस ये हुई, और z एक्सिस ऐसे होती है। जो हमने ये बनाया है, दैट मीन्स कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों एक्सिस में एक दूसरे के बीच
ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जेड एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वेक्टर में इसी एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट कर देते हैं, वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट कर देते हैं, और जो जेड एक्सिस है उसको के कैप से डिनोट कर देते हैं। तो जहां भी आपको आई कैप लिखा है दैट मींस कि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। जे वेक्टर लिखा हुआ है दैट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस के अलाउंग, एंड के वेक्टर लिखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस के अलाउंग। अब यही माइनस आई होता है तो ये प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। जस्ट ये है। तो इसमें हमें जब ऐड करना रहता है तो आई के कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे साइन के साथ, जे के कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे साइन के साथ, के कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे साइन के साथ। आई का कोफिशिएंट यहां प्लस a1 है, यहां आई का कोफिशिएंट प्लस b1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1, और आई कैप ऐसे लिखा रहेगा प्लस जे के कोफिशिएंट साइन के साथ प्लस a2 प्लस b2, तो ये हो जाएगा a2 प्लस b2 जे कैप। के कोफिशिएंट साइन के साथ ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा a3 प्लस b3 के कैप। अब यहीं पे अगर कोई माइनस साइन है हम ऐड कर रहे हैं तो साइन के साथ ऐड होता है। जैसे यहीं पे सपोज दैट मैं मिटा के ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पे माइनस कर दिया मैंने और यहां पे भी मैंने माइनस कर दिया। अब ये तो पहले केस के लिए है, अब क्या बन जाएगा ये, तो यहां पे एडिशन हम जब कर रहे हैं तो हम यहां पे तो लिखेंगे a प्लस बी वेक्टर, ये वेक्टर सिंबल होता है जो ऊपर एरो बना होता है, ये वेक्टर सिंबल है, तो a प्लस बी। अब यहां पे कोफिशिएंट साइन के साथ ऐड होते हैं, आई का कोफिशिएंट प्लस a1, यहां पे प्लस b1, तो ये तो a1 प्लस b1 रहेगा आई कैप। यहां पे हमें साइन के साथ ऐड करना है, ऐसे समझ लीजिए आप, यहां प्लस रखिए और ब्रैकेट के अंदर प्लस a2 माइनस b2, तो प्लस a2 को तो a2 ही रहने दीजिए, एंड दिस मच इज माइनस b2, और वेक्टर के बाहर j कैप प्लस, यहां पे प्लस साइन लगाइए क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो प्लस साइन ही लगेगा। ब्रैकेट में इनको कोफिशिएंट के साथ रख दीजिए साइन के साथ, तो यहां पे प्लस a3 है, यहां पे माइनस b3 है, ब्रैकेट के अंदर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a3 माइनस b3। अब प्लस a3 को प्लस अंडरस्टूड होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, a3 माइनस b3 और k कैप ऐसे लिख देते हैं। ये तो हो गया एडिशन का टर्म। अब यहीं पे अगर हमें फाइंड करना है कि a माइनस b फाइंड करना है, a माइनस दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, तो ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ये तो एडिशन हो गया। सपोज कि a और b वेक्टर ये है, a माइनस b हमें फाइंड करना है, तो a माइनस b जब फाइंड करना है तो इसमें हमेशा ये याद रखना कि जिस भी वेक्टर को माइनस करना है उस वेक्टर के सारे कोफिशिएंट के सिंबल को चेंज कर दीजिए। पहले आप जिस वेक्टर को माइनस करना है पहले वेक्टर को वैसे लिखिए, जिसको माइनस करना है उसको नीचे रखिए उसके, और फिर जब माइनस करना है तो उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट हैं उनके सिंबल को आप चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे प्लस b1 है, चूंकि हमें a माइनस b फाइंड करना है तो प्लस b1 की जगह पे यहाँ पे माइनस b1, यहाँ पे माइनस b2 है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस b3 है तो प्लस। अब ये साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे लिए ये साइन इंपॉर्टेंट हो गया, और दोनों कोफिशिएंट को इन सिंबल इन साइन के अकॉर्डिंग आप करते जाइए। प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। मतलब दो वेक्टर को अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो पहले वेक्टर को एज इट इज रखिए, जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है उस वेक्टर को नीचे लिखिए, और उसके जो आई जे के कोफिशिएंट है उनके साइन को आप चेंज करिए और उन साइन के अकॉर्डिंग उनको ऐड कर दीजिए। तो ये प्लस a1 है। अब ये जो साइन चेंज हुआ है ये साइन इसका कंसीडर किया जाएगा, ऑलरेडी इसका प्लस साइन था वो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो a1 माइनस b1, a1 माइनस b1 आई कैप वैसे रहेगा। यहां पे प्लस a2, देखिए ये माइनस था लेकिन साइन चेंज होने के बाद अभी प्लस हुआ, तो अब हमें प्लस b2 लेना है, तो प्लस a2 प्लस b2,
देखिए बीच में हमेशा दो वेक्टर आई जे के में जो भी वेक्टर रख रहे हैं हम वहां पे हम प्लस ही रखेंगे, ब्रैकेट में जो साइन है उनको रखना है। यहाँ का इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस लगा हुआ है तो अब सब में हम माइनस लिखते जाएंगे। माइनस को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया यहाँ पे, जब इनका साइन हमने चेंज किया दैट मीन्स कि माइनस को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। अब माइनस का कोई रोल नहीं है, अब वेक्टर में प्लस प्लस लिखते जाएंगे और इनके कोफिशिएंट को ब्रैकेट के अंदर साइन के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। जैसे ब्रैकेट लगाइए और जो भी इनके कोफिशिएंट है साइन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, जैसे +a2 + b2, इस तरह से आप लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। जी का फिर प्लस लगाइए और इनके जो कोफिशिएंट है साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, +a3 + b3। ये हो गया दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। कंफ्यूजन यहां पे होता है कि लड़के मोस्टली गलती क्या करते हैं कि यहां पे साइन चेंज भी कर देंगे और दो वेक्टर का जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं a - b तो वो हर बार यहां पे भी साइन चेंज करना शुरू कर देंगे। यहां भी माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस में प्लस प्लस लिख रहे थे तो माइनस है तो वो यहां माइनस माइनस कर देंगे। ये माइनस हमने यहां पे ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, अब इस माइनस का कोई रोल नहीं है। अब हम एक तरह से सिंपली वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो हम यहां जो हर आई जे के बीच में जो आएगा वहां पे प्लस ही यूज करेंगे, उनके सिंबल को यहां लिखेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। ये अगर मान लीजिए इनकेस यहां से सॉल्व होके माइनस आया तो ये ऑलरेडी इस प्लस को माइनस बना देगा, तो हमें यहां पे प्लस ही रखना है, सिंबल के साथ इनके प्लस को या माइनस को यहां ब्रैकेट के अंदर रखना है और फिर सॉल्व करना है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपसे वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कभी गलती नहीं होगी। नहीं तो मोस्टली लड़के वेक्टर एडिशन तो कर लेते हैं लेकिन सब्सट्रैक्शन में गलती कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं, उससे हम देखते हैं और सब्सट्रैक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर हमारा है -2i कैप -5j कैप +6k कैप एंड बी वेक्टर है 3i कैप -10j कैप प्लस सपोज दैट कि k हाई नहीं है, i j है k हाई नहीं है, तो i j k में जब रहे और दूसरे वेक्टर में मान लीजिए कोई टर्म्स नहीं है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके 0k वेक्टर, ताकि हमें इजी रहे, वो सॉल्व करने में इजी रहे। 0k मतलब नथिंग, हमें इतना ही दिया हुआ था, हमने यहां पे ऐड कर लिया। अब इससे हमें आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हम a+ b फाइंड करेंगे, फिर a - b फाइंड करेंगे। तो a + b। अब यहां पे हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने में इनके कोफिशिएंट सिंबल के साथ में रखने हैं। इसका कोफिशिएंट -2 +3 i कैप, यहां पे प्लस लगाएंगे, ये बीच में प्लस ही रहेगा, -5 - 10 -5 - 10 j कैप, फिर +6 + 0 ब्रैकेट के अंदर +6 + 0 k। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। a + b -2 + 3 मीन्स +1 i कैप, -5 - 10 -15, अब ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो -15 j कैप +6 + 0 6 मीन्स 6k। तो जब एडिशन करना है तो हमें सिंबल चेंज नहीं करना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। अब सपोज दैट कि हमें a - b, आज बोर्ड पे पता नहीं क्या है कि ये सही से लिख नहीं रहा है। अब हमें a - b फाइंड करना है। तो a - b फाइंड करने में हमने आपसे बताया कि जिस भी वेक्टर को माइनस करना है, माइनस किस वेक्टर को करना है, b वेक्टर को करना है। b वेक्टर के i j k के जो कोफिशिएंट है उनके सिंबल को सबसे पहले आप चेंज करिए। ये 3 मतलब +3 है, मीन्स यहां पे माइनस हो गया। ये -10 है
मीन्स ये प्लस हो गया, ये प्लस 0 है मीन्स माइनस 0 हो गया। अब इनको सिंपली ऐड कर देना है। जब एक बार आप यहां जिस वेक्टर को माइनस करना था उस वेक्टर के कोफिशिएंट के साइन को चेंज कर दिया, तो आपको सिंपली अब आपको ऐड करना है। अब ये कंसीडर नहीं करना है कि हम a माइनस बी है, अब जैसे ऐड करते थे वैसे ही ऐड करना है। मीन्स -2 -3, -2 -3 आई कैप, जैसे ऐड करते थे प्लस रखते जाएंगे, सिंबल के साथ इनको रखते जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। -5 + 10 जे कैप +6 -0 के कैप, और इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी आ जाएगा। -2 -3 -5 आई कैप +5 जे कैप +6 के कैप। मीन्स आपको जब सब्सट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस एडिशन ही है। बस जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है उस वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट के साइन को चेंज करके और ऐड कर दीजिए, जैसे वेक्टर एडिशन में आप करते हैं। जस्ट ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने पढ़ाया। ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, और वेक्टर के बाद फिर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे। जस्ट हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना की हमें जरूरत है फिजिक्स में। आई एम नॉट टीचिंग द मैथमेटिक्स पार्ट, इसलिए मैं उसके डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। जब मैथ का मेरा लेक्चर शुरू होगा, मैथ में मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए होगा, तो वो अलग से होगा, उसमें पूरे डिटेल्स में पूरे डीप में हम जाएंगे। यहां जस्ट मेडिकल एस्पिरेंट को जितनी जरूरत है उतना डिफरेंशिएशन और उतना इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे। तो लेक्चर 2 हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे। तो आई होप कि आप लोग लेक्चर 2 भी आप जरूर अटेंड करोगे, और प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको और क्या चाहिए, ताकि मैं अपने वीडियो लेक्चर में और ज्यादा इंक्लूड कर सकूं और ज्यादा उसमें वेराइटीज ला सकूं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और इस चैनल को आप लोग जितना हो सके लाइक करिए, ग्रो करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका कमेंट मेरे लिए ही मोटिवेशन होगा। आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, जस्ट आपका एक कमेंट चाहिए मुझे। तो एटलीस्ट आप लोग मेरे लेक्चर को तो देखते हो, लेकिन कोई कमेंट नहीं देते हो, एटलीस्ट लाइक ही कर दो, नहीं है तो कोई कमेंट ही कर दो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।